हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि ये एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो है ये 1/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस के सभी 25 क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज है आपको पसंद आ रहा होगा। आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा और चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे वीडियो को तो लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। लेकिन प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के जो आने वाले एग्जाम है एमटीएस के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन है जो रिपीट हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जैसा कि आप सीट में देखे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है। अच्छा, आप इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना है, समझते जाना है। जो भीतर गांव का ईंटों वाला जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो जो ईंटों वाला मंदिर है भीतर गांव का, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कानपुर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ठीक है, और ये जो ईंटों वाला मंदिर है ये किस काल से संबंधित है? तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। क्योंकि उस समय गुप्त काल की बात करें तो उस समय मंदिर ये सब जो था उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था, उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो ईंटों और पत्थरों से इन सभी मंदिर को बनाया जाता था। समझ में आ रहा है? और ये जो मंदिर है ये किन देवताओं को समर्पित है? तो ये हमारे विष्णु देवता को समर्पित है। विष्णु देवता को ये मंदिर समर्पित है। ठीक है, और इस समय विष्णु और शिव देवता की पूजा की जाती थी, हिंदू धर्म में की जाती थी। ये सब याद रखना है। कुछ और मंदिर है जो कि गुप्त काल में ही बनवाए गए थे, जैसे देवगढ़ का जो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, दशावतार मंदिर बहुत बार पूछ चुका है, इसे भी आप ध्यान में रखना है। और दिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का जो विष्णु मंदिर है, भूमरा सतना मध्य प्रदेश का जो शिव मंदिर है, और नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश का जो पार्वती मंदिर है, ये सभी मंदिर गुप्त पीरियड से ही संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड से हम लोग सिर्फ पैसा को निकाल सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड से पैसा को बैंक से निकालने में मदद आती है। जबकि क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि जो निश्चित सीमा तक हम लोग ऋण है जो लोन पे ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज का राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने का काम करता है? अच्छा, बात कर ले स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा का। तो महा महा जो राजमार्ग है उसका दो होते हैं, एक तो उत्तर से लेकर के दक्षिण वाला और एक पूर्व से लेकर के पश्चिम वाला। और जहाँ पे ये दोनों आकर के मिलती है तो वो जगह कहाँ है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला। तो ये आकर मिलती है झांसी में। कहाँ पे आकर मिलती है? झांसी में। जो पूर्व से लेकर के पश्चिम वाला गलियारा है ये मतलब कहाँ से किस किस को जोड़ने का काम करती है? तो ये असम से लेकर के गुजरात तक में फैला है, ये गुजरात में है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका तमिलनाडु तक ये फैला है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अच्छा, असम का कहाँ से लेकर के? तो असम का सिलचर से लेकर के गुजरात का पोरबंदर तक ये फैला है। ठीक है, इसका तो आंसर हो जाएगा ए। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक ये है। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण की गलियारा की बात करें तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु का कन्याकुमारी तक ये फैला है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। बढ़ते चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो बंगाल में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कि आंदोलन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपको ये बताना कि कौन सा आंदोलन है जिसका शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो जो बंगाल में हुई थी आंदोलन की शुरुआत उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में की गई थी। ठीक है, और इसमें और भी बात। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत तो की गई थी बंगाल में, किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद
उन्हीं के द्वारा ये किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये किया गया था इसकी शुरुआत। और ये रामकृष्ण कौन थे? तो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जो कि बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के निकट एक काली मंदिर है, उन्हीं के पुजारी थे, उन्हीं के नाम पे ये स्टार्ट किए थे। या समझ में आ रहा है? अगर बात कर लेते हैं किसकी जो रामकृष्ण जो मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी, तो ये याद रखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और किसके द्वारा की गई थी? ये 1875 में ईस्वी में हुई थी, और ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और ये मुंबई में किया गया था। इसका प्लेस याद रखना, ये कहाँ किया था? मुंबई में, ठीक है। और बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, 1867 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो ये इसके आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, और ये भी कहाँ था? बम्बई में ही था। अच्छा, बात कर ले सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी, और इसका स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे? मुंबई। और ये भी मुंबई में। और ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ये किया गया था। ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवम और जो कुरी विकरण है समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीतकारों की किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा ऐसा संगीतकार है इसमें जो 2023 तक की बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इसमें? तो आशा भोसले या फिर किशोर कुमार, ऐसे ही आपको बताना कि कौन सा ग्रुप है जिसमें दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर को और पंडित भीमसेन जोशी को हमारे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, बात कर लेते हैं पंडित जो रविशंकर हैं, इनको 1999 में, इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये क्या है? ये एक बहुत ही हिंदुस्तानी संगीत के बहुत ही पंडित रविशंकर की बात कर ले तो रविशंकर क्या है? सितार बजाने के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना है, जो सितार बजाने के लिए फेमस है। अच्छा, बात कर ले भीमसेन जोशी की, तो इन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। इन्हें कब किया था? 2009 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो दोनों इसमें से ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर। अच्छा, भारत रत्न की अगर बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1954 में। 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, और ये हमारे देश का भारत रत्न जो है, जो नागरिक का सबसे बड़ा सम्मान माना गया है। 7वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा खेल है जो तैराकी से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो देखा जाए कि पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये तैराकी से संबंधित नहीं है, जबकि बैक स्ट्रोक और फ्रीस्टाइल ये सभी किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। बढ़ते नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पे, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका से संबंधित है। कर्नाटका से यक्षगान संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटका से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल में कौन सा डांस होता है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का डांस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 148
148 से लेकर के 151 तक का जो अनुच्छेद है ये हमारे किसके बारे में डिस्कशन करता है, तो जो भी हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके बारे में डिस्कशन करता है। और अगर बात कर ले 100, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 149 जो है वो किस चीज के बारे में डिस्कशन करता है, तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में डिस्कशन करता है। किसके बारे में, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में डिस्कशन करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 148 जो आर्टिकल है, 148 अनुच्छेद है, ये किसके बारे में डिस्कशन करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है उसकी नियुक्ति होगा 148 के तहत। और 150 की बात कर ले तो 150 में डिस्कशन है संघ और राज्यों के जो लेखाओं का जो प्रारूप है वो 150 में। 151 में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो 149 होगा भारतीय के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का डिस्कशन। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजन नहीं किए गए थे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, नील नदी का पानी किस में गिरता है, तो नील नदी जो कि विश्व का सबसे बोल सकते हैं कि लंबी नदी है, इसका पानी कहाँ गिरता है, तो आपको बताना है इसका पानी जो है वो भूमध्य सागर में गिरता है। किस सागर में गिरता है, नील नदी का पानी भूमध्य सागर में गिरता है। नील नदी जो है वो अफ्रीका में स्थित है, जो कि बेटकन झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अफ्रीका में स्थित है और नील नदी बेटकन झील से निकलती है और विषुवत रेखा के निकट से भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निकलकर ये जाकर भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है कि असुवन बांध और नासिर झील जो है नील नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। अगर नील नदी की बात करें तो संसार की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है 6,690 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, याद रखना है, ये सभी चीजें याद रखना है। तो और ये अगर बात करें अफ्रीका की जो तांगनिका झील है, जो एक जो मीठे जल की झील है, तो ये जो बात कर लेते हैं, तो ये तांगनिका झील क्या है, ये मीठे जल की झील है, ये याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के कब मनाया जाता है, तो ये कार्तिक के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन जो सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है, तो कार्तिक के पूर्णिमा के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। अगर बात कर ले गुरु नानक की, तो गुरु नानक देव जो थे वो इनकी जो जयंती है गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है और सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म का जो संस्थापक थे वो गुरु नानक को माना गया, ठीक है। अगर बात कर ले गुरु नानक की जन्म की, तो 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में तलवंडी यानी कि वर्तमान में जो नानकान में पाकिस्तान में स्थित है वहां पे इनका ये जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था और इसके बाद जो थे उनका अनुयायी था अंगद, वो उसके बाद ये गुरु बने थे अंगद, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना M.G. रनाडे और G.B. जोशी द्वारा किया गया था। इसमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना M.G. रनाडे और G.B. जोशी के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो M.G. रनाडे और G.B. जोशी के द्वारा पूना जो सार्वजनिक जो था पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की गई थी और उसका डेट क्या था, 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर को। अच्छा और भी कुछ बात कर ले तो जो अभिनव भारत है, अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की किया गया था। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये फिरोज शाह मेहता और एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और तेलंग बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1850 ईस्वी में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं पूर्णा सार्वजनिक का, तो ये 1800
1970 में, ठीक है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम केलियम से लिया गया है। तो केलियम के से लिया गया है, तो के से क्या होता है आपका पोटेशियम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। और तो ये याद रखना है कि कैलियम किसका होता है, लैटिन नाम पोटेशियम का होता है। और ऐसे ही टोटल 11 हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जिसका कुछ जो चेंज होता है नाम, वो डायरेक्ट किससे लिया गया, उसके लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नाइट्रियम है, जिसका सिंबल Na लिया गया है, ठीक है। Na से सोडियम होता है। उस तरीके से आयरन आयरन को हम लोग लैटिन में फेरम कहते हैं, इसलिए इसका 2 लेटर लिया गया Fe। फिर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का भी मैंने बताया, ये कैलियम होता है, के लिया गया है। कॉपर का क्यूप्रम होता है, जिसका Cu लिया गया है। गोल्ड का ऑरम होता है, जिसका Au लिया गया है। इस तरह लेड का प्लम्बरम होता है, जिसका P और B लिया गया है। और फिर एंटीमनी की बात करें तो ये Sb हो गया, Sb से एंटीमनी होता है, और तो इसका अस्टीबियम लिया गया, ठीक है। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का वोल्फेरम होता है, इसका W लिया गया है। सिल्वर का अर्जेंटीनम होता है, इसका A और G लिया गया है। Ag से सिल्वर, आप अगर पीरियोडिक टेबल याद किए होंगे तो आपको याद होगा कि Ag से सिल्वर होता है। और टीन की बात करें तो टीन का लैटिन नेम है अस्टेनम, अस्टेनम का S और N लिया गया है, ये भी याद रखना है। और फिर है मरकरी, मरकरी का जो लैटिन नेम होता है वो हाइड्रेजियम होता है, और जिसका H और G लिया गया है। ये सभी चीज आपको याद रखनी है। तो टोटल 11 ये है जो कि लैटिन नेम में डिफरेंट होता है, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था। तो बताना ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये था कैमिलो गोल्डी, कैमिलो गोल्डी के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और वो डेट कौन सा था, तो 1873 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी। 1873 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। और इसे गोल्जी निकाय इनमें इन्हें जो है 1800, चलिए इस पॉइंट को रहने दीजिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने का पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये तो विराट कोहली के बारे में सबको पता है। कितने रन बनाए थे, तो ये 11,000 रन बनाए थे, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को तशांगपो के नाम से जाना जाता है। तसांगपो किस नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तसांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। कहाँ में, तिब्बत में। तो याद रखना है कि जब ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकल रही होती है तब यहाँ पे तसांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करें ब्रह्मपुत्रा की तो कुछ सहायक नदी की बात करें तो दिवांग, लोहित, केनूला, ये सभी आदि इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी की, ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो यह हमारे ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। कहाँ से इंटर करती है, हमारे भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। कहाँ से इंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए कि जो ब्रह्मपुत्रा है बाद में जाकर के ये हमारे गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है, और पद्मा के नाम से ये हमारा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर बात कर ले जैसे ये बांग्लादेश में जाता है ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम जमुना हो जाता है। और जैसे ही गंगा है जो जाता है बांग्लादेश में, तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में ये दोनों मिलकर के गिर जाता है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो गंगा है, वो बांग्लादेश में अच्छा ये याद रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जो गंगा है, जैसे पद्मा के नाम से जानता है ब्रह्मपुत्र, ये बांग्लादेश में उसके नाम से ये जाकर के मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, याद रखना है। ये चीज आपको याद है, ठीक है। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने पाकिस्तान, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है।
मंदारिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताना है। तो मंदारिन जो है वो चीन चीन की है, जो ये आधिकारिक भाषा है किसकी? ये चीन की आधिकारिक भाषा है। अच्छा, बात कर ले श्रीलंका की, तो श्रीलंका का सिंहला और तमिल, श्रीलंका की बात करें तो सिंहला सिंहला और तमिल ये यहाँ की आधिकारिक भाषा है। भूटान का क्या है? भूटान का है जोरवा जोरवा, ठीक है। और बात करें अफगानिस्तान का तो पश्तो और फारसी याद रखना है इसका। जो फारसी एक याद रखना है, फारसी, और एक याद रखना है पश्तो पश्तो याद रखना, ठीक है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या था? तो जो अनुच्छेद 44 है उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 44 का जो उद्देश्य है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रेरित एक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो ये 49 में बात की गई, ठीक है। और बात करते हैं पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों की वन्य जीवों को सुरक्षा करना, ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो ये 48 का ए में बात की है, ठीक है। और ये है जो 50 में डिस्कशन किया गया, ठीक है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन तक। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के किस गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो कहाँ पे फहराया गया था? तो लाहौरी गेट था जहां पे इसको फहराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पाद साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 22, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रेकिंग द कोड माई जर्नी इस बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो आयुष्मान खुराना, और आयुष्मान खुराना की ये है बुक, ये आपको याद रखना, ठीक है। आयुष्मान खुराना की ये बुक है और ये अपने पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ ये बुक को लिखे हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी मछैया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे? उम्मत थाट। उम्मत जो थाट है, इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। रानी मछैया एक क्या है? उम्मत ठाट लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। ये आपको याद रखना है। आई होप ये सभी चीज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।